नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो से हम लोग वर्ष 2018 में जो आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास, भूगोल और स्टैटिक जीके से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आप सभी को ये जरूर पता होगा कि ग्रुप डी की जो डेट है वह अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। तो ट्विटर के ऊपर जब भी कोई कैंपेन होता है मैं आप सभी लोगों से ये हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि उस पार्टिकुलर कैंपेन में हिस्सा जरूर लीजिए। देखिए, जब तक इस प्रकार का कैंपेन लगातार नहीं होगा तब तक शायद ये संभव नहीं है कि ये जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है उसके कानों में जूं रेंगे। तो इसीलिए जब भी आपका कैंपेन होता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग उस पार्टिकुलर कैंपेन का हिस्सा जरूर बने और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों को भी कैंपेन में जोड़ें और ग्रुप डी के डेट के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लगातार इसी प्रकार से आगे ले जाते रहें जब तक हमारे ग्रुप डी की डेट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी ये भी है कि आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहे और उसी प्रयास में आज की इस वीडियो से हम लोग जो आपके जीके के प्रश्न पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। फिर जब आपके जीके के लगभग 700 से 800 प्रश्न वो समाप्त हो जाएंगे तो साइंस के प्रश्न भी हम लोग इसी प्रकार से पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से किस कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन प्रतिशत होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग सबसे अच्छे क्वालिटी की कोयले की बात करते हैं तो ये हमारा होता है एंथ्रासाइट। क्या होता है? एंथ्रासाइट। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा एंथ्रासाइट कोयला होता है इसमें आपके 85% से अधिक कार्बन होता है, लिग्नाइट में 25 से 35% होता है, पीट में 50 से 60% होता है और बिटुमिनस में 45 से 85% कार्बन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको टोटल 6 अनुसूचियां देखने को मिलेंगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि अवैध शिकार से वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए और उनके संरक्षण के लिए 1972 में ये एक्ट हमारा आया था। तो इसमें आपको टोटल 6 अनुसूची मिलेंगी। पहली और दूसरी अनुसूची में जो भी हमारे जीव शामिल होते हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा संरक्षण मिलता है और अनुसूची 6 में जो शामिल होते हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा कम संरक्षण दिया जाता है बाकी अन्य की तुलना में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको मिल जाएगा तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब तेलंगाना राज्य में आपको टोटल 3 राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर मिलेंगे। कौन सा है? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और फिर हमारा है मृगावनी नेशनल पार्क। तो 3 मिलेंगे तेलंगाना में। तीनों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग डेली डिस्कशन करेंगे, यानी कि जो आपके ग्रुप डी में प्रश्न पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग डेली रिवाइज भी करते हैं। कहाँ पर? अनअकैडमी के ऊपर। तो अनअकैडमी पर 11:50 पर मेरी लाइव क्लास होती है। उस लाइव क्लास में आपको पोल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और हर क्लास के बाद में आपको आपकी रैंक भी वहां पर मिल जाती है, यानी कि 100 में से कितने प्रश्न आपको अच्छे से आते थे या कितने का उत्तर आपको पता था, ये भी क्लास के बाद में आपको पता चल जाएगा। तो तैयारी अपनी आप चेक करने के लिए लाइव क्लास में हिस्सा ले सकते हैं और उसके लिए आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नीचे मेरी प्रोफाइल की आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए, अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो करिए और वहाँ से आप लाइव क्लास में हिस्सा जरूर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो बच्चे शुरुआत से जुड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव भी कर चुके हैं। तो आप लोग भी उस क्लास में हिस्सा जरूर लीजिए। अच्छा, और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग रेलवे या फिर किसी भी एग्ज़ाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। रेलवे का 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 2200 के आसपास में मिल जाएगा। तो इसे भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा कोड है यहाँ पर KV10। क्या है? KV10 मेरा यहाँ पर कोड है और अगर आप लोग इस कोड का यूज़ करते हैं तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग 25 से 30% तक का डिस्काउंट लेना चाहते हैं, यानी कि 3600 या 3000 का कोर्स आप 2200 में लेना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है।
इसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा। अच्छा, ये जो नंबर है इसके ऊपर आप लोग वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका किसी प्रकार का डाउट होता है तो इसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा आपको व्हाट्सएप यहाँ पर करना है। अगला प्रश्न है कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो नोकरेक की बात करते हैं, ये आपको मिलेगा मेघालय राज्य में। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में इसको दर्जा मिला था और ये आपको मिलेगा मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो मेलघाट की बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छे से याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में आपको कई सारे टाइगर रिजर्व मिलेंगे, जैसे कि मेलघाट हो गया, सह्याद्री हो गया, बोर हो गया, नावेगांव नगजीरा हो गया और हमारा है तडोबा अंधेरी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजातियों का मूल निवास स्थान है। तो टोडा की बात करते हैं तो ये जनजातियां आपको नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलेंगी, यानी कि जो आपके केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में है वहां पर टोडा ट्राइब निवास करती हैं। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है। यानी कि सेशल्स जाहिर सी बात है द्वीपीय देश है, तो आपको बताना है कहाँ पर ये स्थित है। तो ये आपको हिंद महासागर में मिलेगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए जैसे ये हमारा भारत है तो भारत से नीचे लंका लटका हुआ है, यहाँ पर मालदीव है और इसी प्रकार से आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे मॉरिशस के पास में, तो मॉरिशस के ऊपर छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम है सेशल्स। विक्टोरिया कैपिटल है, मुद्रा यहाँ की रूपी ही है और वावेल रामखिलावन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला प्रश्न है कि बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक आपका फिनलैंड देश है, तो दूसरे का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा दूसरे का नाम है यहाँ पर स्वीडन। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, यहाँ पर मिलेगा स्वीडन और यहाँ पर आपका है फिनलैंड। अगला प्रश्न है कि नामीब मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो नामीब मरुस्थल की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। तो लोकेशन आप लोग देख सकते हैं ये है नामीब मरुस्थल जो कि नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका में है। और इसके आप थोड़ा सा पूर्व में अगर आएंगे तो यहाँ पर है कालाहारी, ये आपको मिलेगा बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा खरीफ की फसल की बात हुई है तो गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल आपके मानसून सीजन में बोई जाती है, जबकि गेहूं की बात करते हैं तो ये विंटर के शुरुआत में बोई जाती है, यानी कि रबी की फसल है। बाकी मक्का, धान, मूंगफली ये सारे हमारे खरीफ की फसल हैं। अगला प्रश्न है कि सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच में स्थित है, उनमें से एक द्वीप है जावा, दूसरे द्वीप का नाम क्या है बताइए। तो ध्यान रखिएगा दूसरे द्वीप का नाम है सुमात्रा। क्या नाम है, सुमात्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका है जावा और यहाँ ये आपका सुमात्रा है और यहाँ आपको मिलेगा जावा, तो ये बीच में है सुंडागर्त। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। अब देखिए पोल में इसको कई बार लोग गलत करते हैं क्योंकि उनको लगता है रियो डी जेनेरियो है, लेकिन ध्यान रखिएगा साओ पोलो आपके ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है, तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। अब देखिए रेगिस्तान कौन सा पूछा है, ब्लैक रॉक। तो ध्यान रखिएगा ये मरुस्थल आपको यूनाइटेड स्टेट में मिलेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं यूएसए की बात करें तो सोनेरन मरुस्थल आपको मिलेगा, चिहुआ हुआन भी मिलेगा, काफ़ी बार पूछा जाता है, मोहावे मरुस्थल भी मिलेगा और ग्रेट बेसिन मरुस्थल भी आपको मिलेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किस राज्य की सरकार के द्वारा रायमोना राष्ट्रीय पार्क का मैप जारी किया गया। अब देखिए ये वैसे तो आपके करंट अफेयर का प्रश्न है, लेकिन रायमोना एक हमारा राष्ट्रीय पार्क बना है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका जीके बन चुका है। तो ये है असम राज्य में। कहाँ पर है, असम में है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा यहाँ पर देखिए मानस नेशनल पार्क पहले से था, नामेरी भी है, काजीरंगा भी है, डिब्रू सैखोवा भी है और एक है ओरांग नेशनल पार्क। अच्छा इसमें आपका था राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, लेकिन अभी यानी कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो असम की सरकार ने इसके नाम से राजीव गांधी को हटा दिया है, यानी कि अब ये केवल ओरांग नेशनल पार्क होगा। एक और यहाँ पर बना है जिसका नाम है दिहिंग पटकई, तो उसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि एंजल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। तो ये आपको मिलेगा वेनेजुएला में। कहाँ पर है? वेनेजुएला में आपको चुरून नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। नाम इसका है एंजल जलप्रपात। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल जो है वो दो देशों की सीमाओं को अलग करता है। तो उनमें से एक चीन है, दूसरे देश का नाम क्या है बताइए। तो भैया दूसरा देश है मंगोलिया। बिल्कुल लल्लू वाला प्रश्न है। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका गोबी है जो कि मंगोलिया और चीन पर है। टकला मकान की बात करते हैं तो ये चीन में मिलेगा। मतलब मकान था वो टकला हो चुका है, बाल उसने कटवा लिए थे, तो नाम इसका टकला मकान हो गया। थार आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान में है, और कराकुम आपको तुर्कमेनिस्तान में मिलेगा। अगला प्रश्न है कि बोलन दर्रा किस देश में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा बोलन दर्रा आपको मिलेगा पाकिस्तान में। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ये पाकिस्तान यानी कि जो पीओके वाला रीजन है यहाँ पर मिलेगा बोलन दर्रा। अगला प्रश्न है रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ये जो परियोजना है वो आपको मिलेगी उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नंदनकानन प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है। नंदनकानन बहुत पूछा जाता है। ये हमारा एक जू है और ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर और सोनभद्र वाला रीजन है ये किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो कालीन भैया के लिए जाना जाता है, ये आप सभी को पता होगा। और ध्यान रखिएगा खनिज की बात करते हैं तो ये हमारे मार्बल के लिए फेमस है यानी कि संगमरमर के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है। बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न, और इस जलीय निकाय का नाम है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैस्पियन सागर देखने को मिलेगा जो कि दुनिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, दुनिया का सबसे बड़ा ये जल निकाय भी है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा भारत और म्यांमार का ये प्रोजेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा अब इसमें होगा क्या। तो देखिए दरअसल इसके अंतर्गत हमारा जो यहाँ पर भारत है इसको उत्तरी पूर्वी राज्यों से जोड़ दिया जाएगा आसानी से। यहाँ पर भारत सितवे पोर्ट को डेवलप कर रहा है म्यांमार में, और जब ये पोर्ट विकसित हो जाएगा तो यहाँ से आसानी से आप लोग आइजोल या फिर जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं वहाँ पर जा सकते हैं। तो जो आपको इतना घूम करके जाना पड़ता था वो खर्चा यहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गाजा पट्टी वेस्ट बैंक किस देश के भाग हैं। तो इन दोनों की बात करते हैं तो ये हमारे हैं फिलिस्तीन के हिस्से। किसके हैं? फिलिस्तीन के हिस्से हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर कई बार लोग इजराइल कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो फिलिस्तीन देश है उसका ये जो लाल वाला हिस्सा है इसे हम लोग वेस्ट बैंक कहते हैं, और यहाँ पर ये छोटी सी जो पट्टी है देख सकते हैं ये लाल वाला, इसे कहते हैं गाजा स्ट्रिप। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तो 82 डिग्री 1/2 पूर्वी देशांतर पर इस समय कितना समय हुआ होगा। तो ध्यान रखिएगा इस समय वहाँ पर 5:30 बजे होंगे शाम के। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं प्राइम मेरिडियम है जो कि लंदन से होकर के गुजरती है, और हमारे यहाँ की रेखा है 82 सही 1/2 डिग्री। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। यानी कि यहाँ के समय से हमारा समय 5.5 घंटे आगे है, ये सिंपल सा मतलब हुआ। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पर स्थित है। तो ये जो केप ऑफ गुड होप है ये आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दक्षिण अफ्रीका का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है, और यहाँ पर आपको मिलेगा केप ऑफ गुड होप। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से अगर आप लोग इधर जाएंगे तो अटलांटिक महासागर है, और इधर आएंगे तो हिंद महासागर है, और दोनों का पानी बिल्कुल यहाँ पर अलग है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा इस झील का नाम है झील टिटिकाका यानी कि लेक टिटिकाका। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं ये आपको बोलीविया और पेरू की सीमा पर मिलेगी। दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ये नौकागम्य झील है, नाम इसका लेक टिटिकाका है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर डैश डैश के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। तो ध्यान रखिएगा ये आपको मिलेगा राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट, और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है कि डैश डैश भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात कारखाना है।
अब देखिए नाम थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, इसका सिंपल सा मतलब है कि कौन सा हमारा यहाँ पर मॉडर्न इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट था भारत का, तो इसका नाम है वाइजैग स्टील प्लांट। ध्यान रखिएगा, वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश में इसको खोला गया था। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो 1982 में यह स्थापित हुआ था, राष्ट्रीय इस्पात निगम इस समय इसका नाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसको जाना जाता है, तो सिंपल सा प्रश्न है, जो आपका जूट होता है इसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। देखिए करंट अफेयर में आपको बिल्कुल करवा दूंगा ग्रुप डी के लिए, लेकिन एक बार थोड़ा सा डेट फिक्स हो जाने दीजिए। करंट अफेयर के आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं 100 में, लेकिन बाकी के जो आपके 45 में से लगभग 32 से 33 प्रश्न होते हैं वो साइंस और जीके से आते हैं। तो इसीलिए पहले हम लोग 32 से 33 पर फोकस करेंगे, फिर इस 10 से 12 के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो 2018 वाला मिला था यहाँ पर पी परमेश्वरम को, देख सकते हैं कुल 3 लोगों को मिला था, इलाई राजा, गुलाम मुस्तफ़ा खान और पी परमेश्वरम। अगला प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है, तो ये उस समय का पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा इस समय है ओम बिरला। क्या नाम है, ओम बिरला। उस समय भी यही थे, इस समय भी यही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। कोटा से ये सांसद हैं। ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो बहुत ही पूछा जाता है ये एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इसे ब्लैक बक या फिर बेलबदर भी कहा जाता है, और ये मिलेगा गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है, तो इसका नाम है गुलाबी क्रांति। क्या नाम है, पिंक रेवोल्यूशन। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आपसे साफ साफ पूछा गया है सेब की मात्रा हिमाचल और कश्मीर, तो आपने उत्तर टिक कर दिया गुलाबी क्रांति। लेकिन मान लीजिए कभी एग्जाम में आपसे गुलाबी क्रांति के बारे में पूछा जाता है, तो गुलाबी क्रांति मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर पोल्ट्री और मीट के ऊपर फोकस करती है। इसके अलावा जो आपका प्याज का उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए भी गुलाबी क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की तरफ से किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय मैच में सबसे पहले दोहरा शतक लगाया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। वर्ष 2010 में जो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मैच हुआ था इसमें इन्होंने शतक लगाया था, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व चेस फेडरेशन यानी कि फिडे की बात हो रही है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो फिडे की बात करते हैं तो इन्होंने अपना मुख्यालय 2019 में शिफ्ट कर लिया था। ये मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के लोजेन में, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। वैसे अगर हम लोग यहाँ पर फिडे की बात करते हैं तो 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुई थी और लोजेन में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है कि डैश डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया था, तो पागल राजा की उपाधि भी इसको दी जाती है। नाम इसका है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक नाम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा 1325 से 1351 तक इसने दिल्ली के ऊपर शासन किया था और इसी ने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था 1327 में। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान रखिएगा 8 अगस्त 1942 को, जो मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान है जिसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी और इसी दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो बहुत ही आसान है, ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय आपको नैरोबी में मिलेगा जो कि केन्या की राजधानी है और इंगर एंडरसन इसकी प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि पांड्या वंश की राजधानी क्या थी। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से आपके काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, और विशेष तौर पे जो हमारे वंश रहे थे इनकी राजधानी क्या थी, इनके शासक कौन कौन रहे थे और इस वंश की स्थापना या अंतिम शासक कौन रहा था, इसी के बारे में पूछा जाता है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पांड्या वंश की बात करते हैं तो इनकी कैपिटल आपके मदुरई में थी, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कि 1335 तक मदुरई में थी, फिर कोरकई में चली जाती है और उसके बाद में तेनकासी में, तो तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनके जो पहले राजा थे उनका नाम था कानून गो। अगला प्रश्न है कि 15 सितंबर को इनमें से किसके जन्म दिवस को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो नाम इनका क्या है, इनका नाम है यहाँ पर एम विश्वेश्वरैया। क्या नाम है,
एम विश्वेश्वरैया नाम है। भारत रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? तो ध्यान रखिएगा, पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु यहाँ पर है 65 वर्ष। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो 1 अप्रैल 2004 को पेंशन को समाप्त कर दिया था भारत सरकार ने और उसके बाद में इसकी शुरुआत की गई थी। 2009 में ये व्यवस्था किया गया कि जो प्राइवेट लोग हैं वो भी इसमें अपना खाता खोल सकते हैं और 2019 से ये व्यवस्था की गई कि जो भी आपके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं वो भी इसमें अपना खाता खोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की जो प्रसिद्ध यूरेनियम की खान है जादूगोड़ा, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मिल जाएगी झारखंड में। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा ध्यान रखिएगा, एक तुम्मलपल्ले खान है जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश आपके सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन करता है यूरेनियम का। और प्रमुख उत्पादक देश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान यूरेनियम का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि नैनीताल झील आपके किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। नैनीताल झील की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं सताल झील आपकी उत्तराखंड में है, रूपकुंड भी उत्तराखंड में है, नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, दोडी ताल है। तो ये सारे जो हमारे लेक हैं वो आपको उत्तराखंड राज्य में मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ में इंद्र नामक सैन्य अभ्यास करता है? तो ये अभ्यास हम लोग रसिया के साथ में करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे इंद्र नाम का जो अभ्यास है वो हम लोग रूस के साथ में करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा व्यापार सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है? तो जो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स होता है इसको जारी करता है विश्व बैंक। कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। पिछले साल ये जो आपकी रिपोर्ट आई थी उसमें हमारा देश 63वें स्थान पे था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है वो किनके बीच में चलाए जाने का प्रस्ताव है? तो ध्यान रखिएगा, पहली बुलेट ट्रेन आपकी चलेगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में और इसके लिए जापान से हम लोगों ने ऋण भी लिया है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, ये माध्यम बनाया गया था 1835 में। आप सभी को पता होगा कि उस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे, नाम उनका था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पर एक कानून लाया गया था जिसका नाम था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। तो इसी के द्वारा जो यहाँ पर शिक्षा का माध्यम था उसको अंग्रेजी बनाया था अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न था कि झारखंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड की जो राजधानी है वो आपको मिलेगी रांची में। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले शटलर का नाम क्या है? तो इनका नाम है साइना नेहवाल। आप सभी को इनके बारे में पता होगा कि ये हमारे यहाँ के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और 2012 में जो आपका लंदन में ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। तो ऑप्शन डी साइना नेहवाल होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश झारखंड का राज्य फूल है? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड का जो राज्य फूल है इसे हम लोग पलाश के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पलाश के नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पलाश की तो ये आपके यूपी और एमपी का भी राज्य फूल है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी रोहिरा की बात करें तो राजस्थान का है। आर्किड की बात करते हैं तो ये आपके असम का, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का है। कमल की बात करें तो ये कर्नाटक और हरियाणा का है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ये आपको मिलेगा देहरादून में। कहाँ पर? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून में और वहीं पर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अच्छा, देहरादून की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है और जो हमारे यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान है यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन दोनों का हेडक्वार्टर आपको देहरादून में ही मिलेगा। अगला प्रश्न है कि डैश डैश आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो आप सभी को पता होगा यहाँ की राजधानी शिमला में है। सेकंड कैपिटल की बात करते हैं तो वो आपको धर्मशाला में मिलेगी। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा का 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका था कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट।
तो ध्यान रखिएगा फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन आया था ब्रिटेन से, और उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे उनका नाम था क्लाइमेट एटली। तो इसमें टोटल 3 ब्रिटिश लोग शामिल थे, इनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो पैथिक लॉरेंस हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं और एवी अलेक्जेंडर हैं। तो ये तीनों इसमें शामिल थे। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 11 जुलाई को होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1989 में इसको घोषित किया था। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 2 दिसंबर को होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट निम्नलिखित में से कौन है? तो इनका नाम है दीपा कर्माकर। क्या नाम है? दीपा कर्माकर इनका नाम है और इन्होंने आपके 2016 के रियो ओलंपिक में हिस्सा लिया था। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये है दीपा कर्माकर। अच्छा, इस साल भी हमारे यहाँ से एक ओलंपिक में गई थी जिम्नास्टिक के लिए, उनका नाम है प्रणति नायक। तो इनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश डैश के द्वारा मारा गया था। तो सभी को पता होगा पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा। तो किसे भेजा था? इन्होंने भेजा था इब्राहिम लोदी को ही। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू होने जा रहा है, इसका नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है आदित्य L1 और ये संभवतः 2023 में आपके लॉन्च किया जाएगा। हमारे देश का सूर्य के लिए ये पहला मिशन होगा। तो ध्यान रखिएगा नाम इसका है आदित्य L1। डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वन इंडियन गर्ल नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसे लिखा है हमारे देश के मशहूर लेखक चेतन भगत ने। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब चेतन भगत की बात हुई है तो आपके CBT 1 में भी इनकी पुस्तकें बहुत पूछी गई थी, ग्रुप डी के एग्जाम में भी ये पूछी गई थी। तो ध्यान रखिएगा ये सारी जो पुस्तकें आपके स्क्रीन पर हैं इन सभी को लिखा है चेतन भगत ने। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो ध्यान रखिएगा 390 BC तक इन्होंने गुजरात तक विस्तार कर लिया था। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि इन्हीं के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी और इन्होंने 390 BC तक गुजरात तक अपने साम्राज्य को फैला दिया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है? तो अच्छे से याद रखिएगा जो व्हिटली अवार्ड दिया जाता है इसी को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। और इस साल हमारे नागालैंड के जो वाई नुगलू फोम हैं उनको ये पुरस्कार मिला है। तो उनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रिट्जकर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है और फील्ड मेडल की बात करते हैं तो ये आपके गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ए होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जो चौथा अध्याय है वो आपके किससे संबंधित है? चौथे अध्याय का मतलब है कि चौथा जो भाग है वो किससे संबंधित है? तो ये हमारे DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। आयरलैंड से हमने ये प्रावधान लिया हुआ है और इसमें आपके अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक देखने को मिलेगा। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। तो ये आपका होता है वस्तु और सेवा कर, जिसे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से भी जानते हैं। 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया था और ध्यान रखिएगा इसके लिए संविधान में 101वां संविधान संशोधन भी हुआ था। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए जाते हैं। ऑप्शन डी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इस शहर का नाम है अहमदाबाद। क्या नाम है? अहमदाबाद। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गुरमीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा गुरमीत सिंह आपके रेसवाक के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं PT उषा हो गई, हिमा दास हो गए, इसके अलावा मिल्खा सिंह हैं। तो ये सारे हमारे रेसवाक के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन यहां पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आदित्य अशोक
किस खेल से संबंधित हैं? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इनका नाम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि गोल्फ के खिलाड़ी हैं और इस साल का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें भी ये पदक से थोड़ा सा चूक गई थी, तो नाम इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोल्फ की ये खिलाड़ी हैं, तो डी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा डैश डैश की विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद होती है और इन्हीं को यहां पर बेचा भी जाता है, तो ऑप्शन डी होगा यहां पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा, जो हमारे सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, उन्हीं को आरबीआई के द्वारा खरीदा और बेचा जाता है। अगला प्रश्न है कि शेर शाह के द्वारा जो आपके शुरू किए गए चांदी के सिक्के हैं उनको डैश डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था, तो इस मुद्रा का नाम था रुपया, ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले शेरशाह सूरी के द्वारा ही चांदी के सिक्के जारी किए गए थे और इनका नाम दिया गया था रुपया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है, यानी कि यहाँ के स्टेट एनिमल की बात की जा रही है और इसका नाम है ब्लैक बक, जिसे आप लोग चिंकारा कहते हैं। सलमान खान ने जिसका शिकार किया था, यानी कि सलमान खान को देख करके जो भाग जाते हैं, इन्हें कहा जाता है कृष्णमृग या इन्हें कहा जाता है ब्लैक बक, तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, वन हार्न राइनो दिया गया है, एक सिंह वाला गैंडा, तो ये असम का है। ब्लैक बक की बात करते हैं तो हरियाणा और पंजाब का है। ऑक्स की बात करते हैं तो ये आपके गोवा का है और जेमिनी की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, बिहार का है और है नागालैंड का, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा, बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यहां पर जो हमारे राजीव गांधी जी हैं इनको मरणोपरांत मिला था, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी मरणोपरांत मिला था, तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये हमारे देश के 6 प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है वो खेल से संबंधित है, ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कोडरा रमन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो कोडरा रमन की बात करते हैं तो ये हमारे देश के वेट लिफ्टर थे, यानी कि भारोत्तोलन के खिलाड़ी थे, ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी खिलाड़ियों को भी आप देख सकते हैं, जैसे कि साइखा मीराबाई चानू इस साल सिल्वर पदक जीता, कर्णम मल्लेश्वरी हमारे देश की ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला, सिडनी ओलंपिक में जीता था। इसके अलावा जर्मी लाल रेनुंगा हो गए, तो ये सारे हमारे यहाँ पर भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? अब कई बार लोग इसमें गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि हिटलर को कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कहा जाता है ऑटो वान बिस्मार्क को। बिस्मार्क के बारे में आपने सुना होगा, तो इन्हीं को आयरन चांसलर यहाँ पर कहा जाता है। अच्छा, क्यों इन्हें कहा जाता है? तो इन्होंने कहा था कि जब तक आप लोग खून और लोहा नहीं यूज करेंगे, यानी कि खून बहाएंगे नहीं लोहे के यूज करने से, तो आप महाशक्ति नहीं बन सकते हैं, तो इसीलिए इनको आयरन चांसलर कहा जाता है, ऑप्शन यहां पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा ये आपके असम से संबंधित है, सॉरी उड़ीसा से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान हमारे प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? तो 2 शब्द हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नाम का जो 2 शब्द है इसको जोड़ा गया था आपके संविधान में। अगला प्रश्न है कि एसवी सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी ये सारे भी हॉकी के खिलाड़ी हैं, जैसे मनमीत सिंह कप्तान है इस समय, श्रीजेश रविंद्रन यानी कि जो आपके पीआर श्रीजेश हैं ये भी हमारे गोलकीपर हैं, सुरेंद्र कुमार हो गए, हरमनप्रीत सिंह हो गए, ये सारे हॉकी के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि बाबर ने भारत पर डैश डैश में पहला आक्रमण किया था। अब इसमें भी कई बार लोगों को लगता है 1526 वाला है, लेकिन ध्यान रखिएगा पहला आक्रमण इसने 1519 में किया था, तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। दरअसल 1519 में बाजौर नाम का जो हमारा एक स्थान है झीलम नदी के पास, वहां पर इसने आक्रमण किया था, तो ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उस प्रसिद्ध पर्वतारोही की पहचान करें जिसने मई 2017 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। तो नाम इनका है अंशु जमसेंपा। क्या नाम है? अंजू जमसेंपा इनका नाम है। ये आपके अरुणाचल प्रदेश की हैं, तो बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है
खानवा का जो युद्ध है ये आपका कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर को यहां पर जीत मिली थी और राणा सांगा हार गए थे। इसी दौरान बाबर ने स्वयं को गाजी की उपाधि दी थी और इसी दौरान इसने जिहाद का नारा भी दिया था। अगला प्रश्न है कि खुशवीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो खुशवीर कौर की बात करते हैं तो ये बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं सारे हमारे बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऊपर अभी मैंने आपको संगमरमर के बारे में बताया था, ध्यान रखिएगा यहां पर डोलोमाइट भी मिलता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिसने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम को दिया था? तो ये भाषण दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। किसने? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा 28 अगस्त 1963 को यह भाषण दिया गया था। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको मद्रास के मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? तो मद्रास के मोजार्ट के रूप में यहां पर जाना जाता है ए आर रहमान को। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। और आप सभी को याद रखना है कि 2009 में इन्होंने 2 ऑस्कर पुरस्कार भी जीता था स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी के लिए। तो बी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रशांति सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो प्रशांति सिंह की बात करते हैं तो ये हमारे बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, बी साई प्रणीत, ये सारे हमारे यहां पर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन आपका ए होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है, एक मिनट थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। प्रशांति सिंह की बात हुई है तो ये आपके बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन यहां पर गलत मैंने कर दिया है, इमेज भी आपकी गलत लग गई है तो पीडीएफ में मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। ध्यान रखिएगा ये आपके किसकी खिलाड़ी हैं? ये है बास्केटबॉल की खिलाड़ी। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है निम्नलिखित में से कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार टोटल आपकी 24 भाषाओं में मिलता है। 22 भाषाएं हमारी वो हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। 2 अन्य भाषाओं में राजस्थानी और अंग्रेजी है। तो ऑप्शन यहां पर आपका डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लेडी विद ए लैम्प इस नाम से किसको जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद ए लैम्प के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था इटली में और इसीलिए हम लोग 12 मई को नर्सिंग दिवस भी मनाते हैं। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे यानी कि जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने किसके पद से इस्तीफा दिया था? तो ध्यान रखिएगा ये बिहार के उससे पहले राज्यपाल थे। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति हमारे थे कहां से? तो ये आपके उत्तर प्रदेश से हैं और ये बिहार के राज्यपाल थे। तो सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारे गौतम बुद्ध भगवान थे उनकी माता का नाम क्या था? तो इनका नाम था यहां पर महामाया। क्या नाम था? महामाया इनकी माता का नाम था। तो इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहां पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब बुद्ध भगवान की बात हुई है तो जन्म 563 बीसी में हुआ था। कहां पर? कपिलवस्तु में हुआ था। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इनकी जो पत्नी थी इनका नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था, पिता का नाम इनके शुद्धोधन था। हालांकि इनका जो पालन है वह महाप्रजापति जी के द्वारा किया गया था। अच्छा, जब इन्होंने घर को छोड़ा था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इनके घोड़े का नाम कंथक था और इनके सारथी का नाम था चन्ना। तो ये सारी चीजें आपको भगवान बुद्ध के बारे में ध्यान रखनी है। 35 वर्ष की आयु में इनको यहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। एक मिनट जरा रुक जाइए। अगला प्रश्न है कि नवंबर 1526 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से कहां पर मिला था? तो सभी को पता होगा यह मिला था आपके 1526 में। ऑप्शन यहां पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। ए हो जाएगा हमारा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि घाघरा का जो युद्ध है ये आपका कब लड़ा गया था? तो घाघरा के युद्ध की बात करते हैं तो ये लड़ा गया था 1529 में। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो एक तरफ इसमें बाबर था, दूसरी तरफ थे महमूद लोदी, नुसरत शाह, इन लोगों के बीच में यह युद्ध हुआ था और इसमें बाबर को यहां पर जीत मिली थी। तो ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे?
तो ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जो कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 1913 में इन्होंने ये पुरस्कार जीता था गीतांजलि नाम की रचना के लिए। तो ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। राजा चोला प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था तंजावुर में 1010 एडी में। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि असम जिस प्रकार से दिसपुर से संबंधित है, आंध्र प्रदेश किससे संबंधित है? तो आसान सा प्रश्न है, ये अमरावती से है। ऑप्शन ए होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मिलेगा। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से भारत के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, यानी कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट माय स्टाइल जो नाम की जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा हुआ है? तो इसको लिखा है कपिल देव जी ने। ऑप्शन यहां पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बेन्नम ज्योति सुरेखा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो देख सकते हैं ये आपके तीरंदाजी से संबंधित हैं। ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो दीपिका कुमारी, अतानु दास, तरनदीप राय, प्रवीण आपके हो गए, अंकिता हो गई, ये सारे तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन हमारा यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये सामूहिक रूप से आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 100 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। डेली ये वीडियो आपको 7:30 से 8 बजे के बीच शाम को मिला करेगी। तो अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है, एसएससी जीडी का देना है, या फिर आपको यहां पर कोई ऐसा एग्जाम देना है जिसमें जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी यहां पर तक वीडियो को देखा है, वह लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।